हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, लास्ट टाइम तक हमने देखा था रेडवर्क फार्मूले पर बेस्ड चीज़ें और सारी स्पेक्ट्रल सीरीज़ के बारे में समझा था। उसी स्पेक्ट्रल सीरीज़ में एक क्वेश्चन हम यहाँ पर अभी हमारे सामने है। लास्ट टाइम भी हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। लेट्स सी, यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर द लास्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज़। आपको पता है पहले लाइमन आती है, फिर बामर आती है, फिर पास्चन आती है ना। इसका मतलब क्या हुआ? पास्चन में क्या होता था? पास्चन में होता था कि भाई आपको फाइनली 3 नंबर की शेल में आना है और N2 आपका कहाँ से हो सकता था? N2 आपका 4 से शुरू होगा, 5, 6, 7 और इनफाइनाइट। ये पास्चन सीरीज हुआ करती थी। पास्चन सीरीज अगर ये होती थी और आपको पूछी है कि ये लास्ट लाइन का मतलब क्या होता है? लास्ट लाइन का मतलब होता है कि इन्फिनिटी से N2 इन्फिनिटी से 3 नंबर पे आना, यानी कि वहाँ पर जो फॉर्मूला हुआ करता था इन्फिनिटी 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर। n1 स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कौन सा आया? आर जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन की बात की जा रही है, z की वैल्यू 1 होगी। जब z की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब 399 इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये वाला पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है। 16 नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी। तो ये लास्ट लाइन आपको मिलेगी, जिस लास्ट लाइन में आपने देखा कि इन्फिनिटी से आप 3 नंबर की शेल में आ रहे हैं। इस तरह से पास्चन सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइंस की पास्चन सीरीज में लास्ट लाइन आपको मिलेगी। सर जी, क्लास 2 बजे तो और कर देना, मेरी क्लास लगी रखा है, ठीक है? इसके बाद बेटा हम लोग समझते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ बोर मॉडल आखिर इतना ज़्यादा कामयाब रहा, लेकिन इस बोर मॉडल में कौन कौन सी कमियां रहीं, इनके बारे में भी ज़रा देख लेते हैं। बोर मॉडल बेसिकली अगर इनकी कमियों को देखें, एक एक करके आपको कमी नज़र आएगी। अकॉर्डिंग टू बोर द रेडिएशन रिजल्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी ऑर्बिट टू अनदर, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ दिस रेडिएशन अकर्स। यानी कि उन्होंने ये तो बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे से जंप करता है और ऊपर जाता है और उसके बाद फिर वहाँ थोड़ी देर के लिए रहता है, थोड़ी देर के लिए रहने के बाद फिर नीचे आ जाता है, लेकिन ये बहुत क्लियर कट नहीं समझा पाए कि वो एनर्जी कहाँ से आती है, कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, किस तरीके से रिलीज़ होती है। वो तो बता दिया किस तरीके से रिलीज़ होती है, लेकिन कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, क्यों एनर्जी एक्सेप्ट वो कर लेता है और क्यों नहीं करता है, इन सारी कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा डिटेल वर्जन नहीं प्रोवाइड करा पाए। इसके अलावा दूसरा डिफेक्ट हम देखें, यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो लाइंस हमें मिली थी वहाँ पर सिंगल लाइंस मिली थी। जैसे आपने देखा था बामर सीरीज़ और पास्चन सीरीज़ और ब्रैकेट सीरीज़ और फुंड सीरीज़, हम्फ्री सीरीज़, इन सब में देखा था कि आपने लाइंस मिली थी, ये लाइंस आपके पास थी। लेकिन ऑब्जर्व ये किया गया, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ये किया गया कि इसके अलावा भी ये जो लाइन सिंगल लाइन है, ये भी सिंगल लाइन भी कुछ सिंगल लाइन भी सिंगल लाइन नहीं है, यानी सिंगल लाइन भी सिंगल लाइन नहीं है, बल्कि सिंगल लाइन इज ऑल्सो हैविंग सम फाइन लाइन्स। अब वो इनके बारे में नहीं बता पाए कि ये फाइन लाइन्स कहाँ से आई, क्यों आई। उन्होंने सिंगल लाइन बता दिया लेकिन फाइन लाइन्स के बारे में नहीं बता पाए। एक्चुअली कलेक्शन एवरी क्लोज टू ईच अदर। ये जो फाइन लाइन्स थी ये बहुत ही क्लोज, जैसे मान लीजिए एक मोटी लाइन है ये, और ये मोटी लाइन में अंदर पतली लाइनें ऐसे बनी हुई थी, तो ये छोटी छोटी जो पतली लाइनें थी, बारीक लाइंस थी, बहुत ही थिन लाइंस थी, इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं समझा पाए। तो इसको हम कहेंगे कि बोर थ्योरी का ये भी एक फेल्योर है। बोर थ्योरी केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बता पाई। बोर थ्योरी ये नहीं बता पाई कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसे हाइड्रोजन कैसे स्पेक्ट्रम डेवलप होगा। तो इट्स अ वेरी बिग फेल्योर कि भाई आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात ही नहीं कर पा रहे हैं, हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए आपने बोला ठीक है, हीलियम आयन चाहिए आपको। अब सिंगल अगर हीलियम का स्पेक्ट्रम डेवलप करने की बात आ जाए तो आपकी सारी कैलकुलेशन फेल हो जाती हैं, आप उसके स्पेक्ट्रम को डेवलप ही नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में कुछ आइडिया दे ही नहीं पाते हैं। अगर लिथियम की बात कर लें और लिथियम की बात करें या लिथियम प्लस की बात करें, अगर कोई भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब हुआ कि ऐसा सिस्टम, ऐसा एटम और आयन जिसके अंदर विच इज हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एंड द स्पीसीज विच हैविंग ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को सक्सेसफुली एक्सपेंड कर पाए, पर जो इनका
मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम था उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बोर थ्योरी का एक और, ये तो बहुत बड़ा फेल्योर है। इसके अलावा अगर आप देखें कि ये जो फाइन लाइंस के अलावा एक प्रॉब्लम और थी, अगर ये स्पेक्ट्रल लाइंस का स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब इनको ऑब्जर्व किया गया और स्पेक्ट्रल लाइंस के ज़रिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम बनाया गया, तो उस लाइन स्पेक्ट्रम को अगर वो सारी कैलकुलेशंस हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, तो ये जो लाइंस हैं दे आर ब्रेकअप मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर नहीं है, सपोज करिए हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर रहे हैं, अब ये देखिए डार्क रीजन है, इसमें ये ब्राइट स्पेक्ट्रम है, ये इमिशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमिशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे कहते हैं इमिशन लाइन। तो इमिशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अगर एक बार हम करके देखें तो सिंगल लाइन दिख रही है, बट मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही ऑन करते हैं तो यही सिंगल लाइन स्प्लिट कर जाती है, ये सिंगल लाइन स्प्लिट कर जाती है, ऐसे स्प्लिट कर जाती है, ऐसे द सिंगल लाइन स्प्लिटेड, सिंगल लाइन आपकी स्प्लिट कर जाती है। और इस सिंगल लाइन के स्प्लिट होने के इफेक्ट को हाउ एंड वाई इट इज इफेक्टेड और वाई इट इज स्प्लिटेड इन डिफरेंट लाइन्स, दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाई बोर कि हाउ इट इज अकर्ड। भाई ये कैसे हो जाता है, इसको बोर नहीं समझा पाए, तो बोर का ये भी फेल्योर है। और इस तरह की चीज़ों को बाद में बोर का ये फेल्योर है। आफ्टर सम टाइम इसको हमने बोला, इस जीमैन ने इस पे वर्क किया था, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। अब इसी तरीके से अगर हम देखें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही होता है। व्हेन it is passed through the electric field, when electric field is off you are getting only single line, when electric field is on you are getting split lines, you are getting split lines, and these split lines are how they are developed, why they are developed, and Bohr couldn't explain these all things. So that's why this is the very big failure of Bohr's model, and this effect is called Stark effect. ये आपका स्टार्क इफेक्ट कहलाया, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। Bohr suggested that circular orbits around the center, around the nucleus. Bohr ने कहा कि all the circular orbits हैं, केवल only there are only circular orbits। लेकिन वहीं पर सोमरफील्ड ने आगे चलकर उसको एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसा नहीं है कि मोशन जो इलेक्ट्रॉन का वो सिंगल प्लेन में नहीं होता है, जैसे आपने कह दिया कि सर्कुलर मोशन है। व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन मीन्स मोशन इन अ प्लेन। अगर आप फिजिक्स में इसको समझेंगे, दिस इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। बट एक्चुअली मोशन इज नॉट इन अ प्लेन बट मोशन इन स्पेस, 3D प्लेन, 3D स्पेस। एक्चुअली मोशन जो होता है वो 3D स्पेस में होता है, मोशन इन 3D स्पेस। इफ यू आर सेइंग कि एनी पार्टिकल इज मूविंग हैविंग प्रोजेक्टाइल मोशन और हैविंग सर्कुलर मोशन, दैट इज बेसिकली इन अ प्लेन। वो तो एक प्लेन में मोशन हो रहा है ना भाई। अगर आप सर्किल की बात करोगे तो सर्किल अगर आप इस पर ड्रॉ करो ऐसे, तो ये सर्कल तो इसी प्लेन में है ना। बट इलेक्ट्रॉन बेसिकली कोई, अब एटम क्या है, एटम कोई सर्कल तो है नहीं, एटम तो स्फीयर है ना। And in that sphere electron can move in any direction, like if it is nucleus, so electron can move along x-axis, along y-axis, along z-axis. This is also, if we say this is nucleus and I am representing this is x-axis, this is y-axis and this is z-axis, so electron can move in 3D space. All the axes are perpendicular to each other. You know that space में अगर हम 3D में दिखाएं और अगर रिप्रेजेंट करें तो x ये है और ये z है, इस तरीके से तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो किसी सर्कुलर प्लेन में ना मूव करके भाई 3D स्पेस में मूव करेगा। एटम तो स्फेरिकल होता है, एटम तो एक 3D स्पेस को कवर करता है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो भी एक 3D स्पेस को कवर करेगा। 3D स्पेस को कवर करने का मतलब क्या है, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग एक्सिस सो इट विल बी लाइक दिस, if electron is moving along y-axis it will be like this, if it will be along z-axis it will be like this. So there are so many possibilities, you can't say it is just moving in a plane, understand? Bohr suggests that
अब बोर ने एक और बात बताई जिसको हाइजेनबर्ग ने, अभी अपने हाइजेनबर्ग को नहीं पढ़ा है लेकिन हाइजेनबर्ग के बारे में थोड़ा तो जानते ही होंगे आप। बोर ने एक और बात बताई कि भाई, बोर ने कहा, देखिए बोर ने इसी वजह से, तो जैसे ये न्यूक्लियस बताया उन्होंने, और ये इसका एक फिक्स डिस्टेंस पे इन्होंने रेडियस बता दी, ये फिक्स डिस्टेंस पे रेडियस है, इसकी ये फिक्स वेलोसिटी है, इसकी ये फिक्स एनर्जी है, इसका ये फिक्स है, वो फिक्स है, सब कुछ बता दिया उन्होंने। हर चीज़ इस पर डिस्कस कर ली कि भाई ये इस तरह से फिक्स है, ये इस तरह से फिक्स है, ये इस तरह से फिक्स है, सब चीज़ें उन्होंने बता दी। लेकिन एक्चुअली डू यू नो दैट कि क्या ऐसा पॉसिबल है? हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि यू कैन नॉट फिक्स एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद सर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक छोटा सा मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर सपोज करिए ये आपका न्यूक्लियस है और आप यूँ कह रहे हो कि यहाँ पे ये फिक्स है, तो जितनी देर में आप इसे ऑब्जर्व करोगे कि ये कहाँ पर है, उतनी देर में तो ये आगे मूव कर चुका होगा। तो ये कैन नॉट ऑब्जर्व, यू कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द वेलोसिटी, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। आर आप एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, यानी कि उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। और वो मूव कर रहा था यहाँ पर, और उसके बाद जितनी देर में आपकी वो रे ऐसे आई और वो फिर आपकी आँख पे दोबारा पहुँची, तब तक तो ये वाला पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ चुका था। तो उसकी पोजीशन तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर ही नहीं पाए और उसकी वेलोसिटी भी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो जब वेलोसिटी और पोजीशन हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इन्होंने कहा कि एग्जैक्ट ये वेलोसिटी होती है, एग्जैक्ट ये डिस्टेंस होती है, एग्जैक्ट ये मोमेंटम होता है, तो बोर ने सब कुछ एग्जैक्ट कर दिया था। अंडरस्टैंड? हाँ, एक बहुत अच्छी कामयाबी है बोर की कि बोर ने हाइजेनबर्ग के साथ तो ये मैच नहीं कर पाए, पर बोर का जो प्रिंसिपल था वो आज भी क्यों उसकी कदर होती है, क्योंकि जो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स है ना, वो हाइजेनबर्ग, डी ब्रॉगली, प्लैंक और श्रोडिंगर इन पर बेस्ड है। लेकिन इसने क्या किया कि प्लैंक को भी फॉलो किया, डी ब्रॉगली को भी फॉलो किया। हाँ, ये श्रोडिंगर इससे अलग हो गए और साथ में हाइजेनबर्ग भी इसको नहीं समझा पाए, हाइजेनबर्ग की भी बात ये नहीं मान पाए, मतलब हाइजेनबर्ग के तरीके से भी बोर मॉडल नहीं था। तो ये बातें ज़रूर थी, लेकिन डी ब्रॉगली और प्लैंक को इन्होंने फॉलो किया, तो आज भी इनकी कदर होती है कि हाँ भाई ये एक पहला स्टेप हो सकता है क्वांटाइजेशन के फील्ड में। अब सवाल इस बात का उठता है कि अभी हम थोड़ी देर बाद हाइजेनबर्ग को भी समझेंगे। एक इससे पहले मैं ये बात आपको और बता दूं, और मैं शायद लास्ट टर्न पे आपको ये बता भी चुका था कि कैसे ये डी ब्रॉगली के साथ मैच कर गए थे। आपने देखा था डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था कि डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट होता है h/2π, h/p होता है ना। अब आप समझिए डी ब्रॉगली का मतलब क्या होता है भाई, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। और आप ये सोचिए कि अगर डी ब्रॉगली कह रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एज ए वेव मूव करेगा, पार्टिकल तो है ही, एज ए वेव अगर मूव करेगा, और अगर ये कंस्ट्रक्टिव उसमें है तो इसके एंड मिल जाएंगे। एंड अगर मिल जाएंगे तो जो नंबर ऑफ वेव्स डेवलप होंगी वो नंबर ऑफ वेव्स आपकी 2πr सर्कमफरेंस में कितनी होंगी, n लैम्डा। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस इस तरीके से वैलिड होगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की हम बात करते तो जहां से शुरू होता फिर वेव फाइनली वहां पे मिल नहीं पाती, यानी एंड्स डिफरेंट हो जाते। जब एंड्स डिफरेंट हो जाते तो उसे कहते हैं कि वहां पर वो वेव अपोजिट फेस में है, और तब ये 2πr इजिकल टू n लैम्डा नहीं लगता। लेकिन कंस्ट्रक्टिव फेस के लिए 2πr इजिकल टू n लैम्डा लगा सकते हैं, और 2πr इजिकल टू n लैम्डा की मदद से आई कैन प्रूव इट mvr इजिकल टू nh/2π। सो बेसिकली डी ब्रॉगली और बोर एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दे आर वेरी लाइक यू कैन से कि एक दूसरे की मदद से, इसका मतलब बोर का जो कॉन्सेप्ट था और जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा था। 2πr इजिकल टू n लैम्डा होता तो लैम्डा की जगह आप h/p रख देते, p की जगह mv रख देते, तो ये mv यहाँ चला गया, mvr बन गया, nh/2π इस तरीके से आ गया। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये बड़ा एक मसला था, ये कैसे कहाँ से आ जाता है, और डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए n क्या है यहाँ पर, n यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहे आपसे कि थर्ड ऑर्बिट में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जनरेट होंगी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, तो आप कह सकते हो कि थर्ड ऑर्बिट मतलब n इजिकल टू 3, यानी 3 नंबर ऑफ वेव्स। अंडरस्टैंड? तो ये सब बातें थी जिन बातों को
हमने देखा कि बोर ने अच्छे से फॉलो किया। बोर ने किस किस को अच्छे से फॉलो किया? बोर ने प्लैंक को फॉलो किया, बोर ने मैक्सवेल को फॉलो किया, बोर ने डी ब्रोगली को भी, डी ब्रोगली के हिसाब से देखा गया तो तब भी बोर ठीक निकले, पर हाइजेनबर्ग के हिसाब से बोर ठीक नहीं निकले, है ना। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को नहीं समझा सकते थे, इसमें फाइन लाइन्स आ रही थी, उसके बारे में नहीं बता सकते थे। फाइन लाइन्स या फिर जीमैन इफेक्ट नहीं बता पाए, स्टार्क इफेक्ट नहीं बता पाए, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं डिस्कस हो पाई। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि हो क्या रहा था, ध्यान से देखिएगा। अब हम समझते हैं बोर्स के एक्सटेंशन मॉडल को। बोर के ही मॉडल को अलग से समझाने की कोशिश करी, जिस मॉडल ने उन फाइन लाइंस के बारे में जो बता रहे थे कि सिंगल लाइन में फाइन लाइंस होती हैं, उन फाइन लाइंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि भाई ये कैसे हो रही होंगी, क्यों हो रही होंगी। तो सोमरफील्ड ने अपने कॉन्सेप्ट को लेकर आए और बोर को ही फॉलो करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा बोर ने कहा है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, उसमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो सोचने की बात यह है कि इसका मतलब ये उसका, देखिए ये उसका एंगुलर एंगल है और ये उसका सेंटर है। अगर ये सर्कुलर है तो ये सर्कुलर है ना, हाँ, तो दोनों ही इलिप्टिक एंगुलर, हाँ ठीक। तो अगर ये आपका ठीक, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से बता रहा हूं एक एक चीज को कि अगर ये सपोज करिए आपका ये सर्कुलर में मूव कर रहा है, सर्कुलर में मूव करते वक्त क्या होगा? सर्कुलर में मूव करते वक्त भाई इसका जो सेंटर है ये फिक्स हो गया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसका ये एंगुलर, ये एंगल है जिस एंगल पर है ये। अभी आर तो फिक्स हो गई, आर फिक्स हो गई, ओके। अब ज़रा समझिएगा आप, ये यहाँ पर थोड़ा इलिप्टिकल चीज़ है, हम एक सर्कुलर पहले बनाते हैं। तो अगर ये सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो क्या होगा? यहाँ पर थीटा चेंज होगा, जैसे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया तो थीटा थीटा डैश हो गया, पर आर तो अभी आर ही रहा ना, यानी थीटा से थीटा डैश हो सकता है, लेकिन आर पहले भी था और आर अब भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल है, एंगुलर एंगल है या फिर एंगल ऑफ रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन भी हम इसे कह सकते हैं। ये एंगल ऑफ रोटेशन सर्कुलर मोशन में देखिए बदल रहा है, ये थीटा से थीटा हो रहा है, थीटा डैश हो रहा है, और आर से आर डैश हो रहा है। बेटा क्या आर डैश हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस जो सेंटर की कहीं पर भी सर्किल में होती है वो बराबर ही होती है हर जगह पे। यहाँ पहुँचेगा तब भी आर होगा, 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 क्योंकि एक ही सेंटर है, एक ही सेंटर है। अब आप ज़रा समझिए, अगर यही इलिप्स में होता है तो इलिप्स में कैसे क्या होता है भाई? इलिप्स में आप जानते हो कि इलिप्स ऐसे होता है ना, आप अच्छे से जानते हो इलिप्स ऐसे होता है, और आप ये भी जानते हो कि इसकी दो फोसाई होते हैं, यानी कि ये आपके फोसाई फोकस हो गए दो। अब अगर सपोज करो, अगर कोई कहे कि ये न्यूक्लियस यहाँ पर है और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, फिर अगली बार कहे कि न्यूक्लियस यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर है, तो ये आर होगा तो ये आर डैश हो जाएगा, और ये थीटा होगा तो ये थीटा डैश हो गया। देखिए यहाँ पर अगर ये आपका इलिप्स है और इस इलिप्स के बारे में हम समझें तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और ये आपका फोसाई यहाँ पर था, राइट। इसके बाद जब ये तो सब जगह बराबर नहीं है ना, तो अगर ये आर है तो जब इधर से यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा तो ये आर डैश हो जाएगा और थीटा से थीटा डैश हो जाएगा। तो जब इलिप्टिकल मोशन में मूव करता है इलेक्ट्रॉन तो थीटा से थीटा डैश हो जाता है और आर से आर डैश हो जाता है, आर से आर डैश हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स इन द इलिप्टिकल पाथ, देन एंगल ऑफ रोटेशन एंड यू कैन ऑल्सो से रेडियस इज ऑल्सो चेंजिंग। यानी इलिप्टिकल यहाँ पे जो डिस्टेंस है आप सब जानते हो, ये आपकी मेजर एक्सिस है। किसी भी इलिप्स में जो ये ऐसे होती है ये एक मेजर एक्सिस होती है, एंड दिस इज बेसिकली दिस इज माइनर एक्सिस, ये इसकी माइनर एक्सिस होती है।
तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं यहाँ इलिप्स पे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी ले लूँ, इफ आई एम टेकिंग अ टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी व्हाट डू मीन बाय द टेंजेंशियल वेलोसिटी, कोई टेंजेंट किसी पे अगर खींची जाती है तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर मैं एक टेंजेंशियल वेलोसिटी ले लूँ बेटा, टेंजेंशियल वेलोसिटी ले लूँ, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी दो तरह के कंपोनेंट में टूटेगी। तो एक दो तरह के कंपोनेंट में टूटेगी, एक तो ये हो जाएगा कि ये आपकी इस तरीके से और एक आपका इस तरीके से हो जाएगा ये। तो ये जो आप देख रहे हैं एक तो हो गया आपका एजीमुथल वेलोसिटी और एक हो गई आपकी रेडियल वेलोसिटी। ये आपकी क्या होगी, रेडियल वेलोसिटी, और ये क्या होगी, ये होगी आपकी एजीमुथल वेलोसिटी। तो VA क्या है, VA बेसिकली एजीमुथल वेलोसिटी है, एजीमुथल वेलोसिटी है, और VR क्या है, VR बेसिकली रेडियल वेलोसिटी है बेटा। इफ यू नो दो तरह की अगर वेलोसिटी है वहां पे, तो इसका मतलब दो तरह का वहां पर क्वांटम नंबर है। बोलो, इसका मतलब वहां पर दो तरह का मोमेंटम है। भाई अगर दो तरह की वेलोसिटी है तो दो तरह का मोमेंटम है, एंड जो टोटल मोमेंटम है ना, दैट इज बेसिकली सम ऑफ these all things. Like if I am saying right, you can understand क्वांटम नंबर्स इसी से रिलेटेड क्या थे, क्वांटम नंबर्स थे। ये एजीमुथल वेलोसिटी थी, ये एजीमुथल, ये रेडियल वेलोसिटी थी। अब जरा आप समझिएगा, यहाँ पर रेडियल कंपोनेंट इज PR एंड द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द रेडियल विच इज कॉल्ड एजीमुथल कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो टोटल मोमेंटम है, दैट टोटल मोमेंटम इज बेसिकली इज द सम ऑफ रेडियल मोमेंटम प्लस एजीमुथल मोमेंटम। This is radial momentum, and this is basically azimuthal momentum. तो ये आपका एजीमुथल मोमेंटम होगा, है ना बेटा। अब ये आपका एजीमुथल मोमेंटम है, ये रेडियल मोमेंटम है। अब यू कैन अंडरस्टैंड कि ये आपका टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है। अब आप समझिएगा जरा, यहां से टोटल मोमेंटम से क्या रिलेशन निकल के आता था, NH/2π, ठीक। रेडियल मोमेंटम से क्या निकल के आएगा, NRH/2π, और एजीमुथल मोमेंटम से क्या निकल के आएगा, अगर मैं K को कहूं, K को एजीमुथल कहूं तो NKH/2π। तो एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम ये हो गया, एजीमुथल टोटल एंगुलर मोमेंटम ये हो गया। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को मैं मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम भी कह सकता था। एंगुलर मोमेंटम इज द सम ऑफ टू फॉलोइंग टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, रेडियल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर ये वेक्टर। अब जरा समझिएगा, आप यहां से क्या आया, यहां से आपका H/2π कट गया। H/2π जब कट गया, when this is n will be is equal to principal quantum number will be is equal to nr plus k. n is representing principal quantum number, मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और k आपका यहां पर माइनर एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। देखते हैं, फिर से समझ लीजिए इसको, मैंने आपको पहले बताया, चाहे तो आप फिर से समझ लीजिए। इफ यू देखिए यहाँ पर अगर मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी ले ली, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे होगी, शायद ऐसे, दिस इज बेसिकली टेंजेंशियल वेलोसिटी। हम इसको दोबारा से ले लेते हैं, ये आपका ऐसे, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई, इसका एक कंपोनेंट ये हो गया और इसका एक कंपोनेंट ये हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो वेक्टर होंगे ना, ये दोनों वेक्टर तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना। तो एजीमुथल वेलोसिटी से क्या निकलेगा, एजीमुथल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, दो कंपोनेंट मिलेंगे। एजीमुथल वेलोसिटी की मदद से हमें एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, और रेडियल वेलोसिटी की मदद से रेडियल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। रेडियल वेलोसिटी की वजह से हमें रेडियल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। इस तरीके से हमारा टोटल मोमेंटम, रेडियल एंगुलर मोमेंटम और एजीमुथल, रेडियल एंगुलर मोमेंटम और एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम के सम के बराबर होगा। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। इस तरीके से इसको हम टोटल मोमेंटम को NH/2π कह सकते हैं। यहाँ पर हमने n ले लिया,
और ये नंबर ऑफ शेल, इसका मतलब दो तरह की शेल हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल शेल थी वो भी दो पार्ट में बढ़ गई। यहां से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो भी दो पार्ट में बढ़ गया, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑर्बिट थी उसके अंदर भी कुछ है, यानी कि प्रिंसिपल ऑर्बिट हैव सम ऑर्बिट्स। प्रिंसिपल ऑर्बिट, इससे क्या कंक्लूजन निकला, प्रिंसिपल ऑर्बिट्स हैव सब ऑर्बिट्स, यानी शेल्स हैविंग सब शेल, शेल्स हैविंग सब शेल्स। बहुत जबरदस्त, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सोमरफील्ड ने एक बहुत ग्रेट काम किया था कि शेल्स के अंदर सब शेल्स की कैलकुलेशन दी थी। सोमरफील्ड ने एक बहुत ही गजब काम किया था शेल्स के अंदर सब जो आप, अब उसने ये कहा कि देखो आप जो देख रहे थे ना वहां पे कि वो एक लाइन के अंदर भी फाइन लाइंस थी, बेसिकली दैट वाज सब शेल। वो जो आप लाइन देख रहे थे वो लाइन क्या था, वो लाइन था मेन शेल, उस मेन शेल के अंदर भी सब शेल हैं, और वो जो फाइन लाइंस आपको दिख रही थी दैट वाज दे वर फाइन लाइंस बिलोंग्स टू द सब शेल एंड द मोटी लाइन बिलोंग्स टू द मेन शेल। तो सब शेल की जिम्मेदारी किसको चली गई, सब शेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप कहें शेल किसने डिस्कवर्ड की तो आप कहोगे बोर ने की थी, लेकिन सब शेल के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो किसका नाम लोगे, सोमरफील्ड का। एजीमुथल क्वांटम नंबर भी किसके अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन लेकर आया, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन लेकर आया, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर भी तो समझ गए आप, वही लेकर आए। अंडरस्टैंड, ठीक। अब जरा समझते हैं कि आखिर ये जो कौन एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिएगा। देखिए h/2π separately Sommerfeld suggested some of the quantum numbers which is one radial and another one is azimuthal quantum number। यही यहाँ तक ये डिस्कशन में निकले, और ये कैसे पहुँचे ये मैंने आपको बताया, कैसे यहाँ तक पहुँचे ये मैंने आपको बताया। फिर मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कि भाई ये जैसे अगर मैं कहूँ मेजर एक्सिस और एक मैं कहूँ माइनर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एंड माइनर एक्सिस रिप्रेजेंटिंग के। मेजर एक्सिस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आर प्लस के, और माइनर एक्सिस की जगह क्या लिख सकता हूँ, अंडरस्टैंड। अगर आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाए, अगर आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाए तो एन इज इक्वल टू के हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू के हो जाएगा, तो केवल एक मोमेंटम, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बचेगी खाली, है ना बेटा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हो इफ़ आई एम टेकिंग k इज इक्वल टू 1, याद रखिएगा, इफ़ आई एम टेकिंग k इज इक्वल टू 1, इफ k इज इक्वल टू 1, तो बाकी की जो n भी है ना, n भी सिर्फ 1 ही हो पाएगा। अगर k भी 1 है और n भी 1 हो जाए, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल हो गया, और जहाँ पर n और k इक्वल हो गए तो वहाँ पर तो इलिप्स है ही नहीं, इसका मतलब वो सर्कुलर ऑर्बिट है, वहाँ पे तो इलिप्स है ही नहीं। अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर हो जाए तो फिर तो वो सर्कुलर ऑर्बिट हो गई ना, समझ गए। इसका मतलब अगर आपका k यानी कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो उसमें कोई भी सब शेल नहीं है, वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये शैली है, वो सब शेल या शेल जो भी है वो सर्कुलर है, वो कैसी है, सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक। इफ k इज इक्वल टू 2 इट मीन्स n इज इक्वल टू, n की क्या क्या पॉसिबिलिटी, n की पॉसिबिलिटी n 2 होगा या 1 होगा, n 2 होगा या 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ n इज इक्वल टू 1, याद रखिएगा, तो जो n इज इक्वल टू 1 है ना, दैट इज इलिप्टिकल। जो k से कम वैल्यूज होंगी n की, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट को शो करेंगी। n इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, n इज इक्वल टू पे सर्कुलर हो जाएगा। क्यों, जरा देखिएगा ध्यान से, कैसे मैं ये बात बोल रहा हूं, ये बात मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर n इज इक्वल टू 1 है और k इज इक्वल टू 2 है, तो ये 1 है ये 2 है, यानी 1/2 आया, 1/2 आया तो डिफरेंट आया, ठीक, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। अगर
वो भी टू है, वो भी टू है, तो वन आ गया ना। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इक्वल हो गई, और अगर इक्वल हो गई तो फिर तो सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। थोड़ी सी मैथ्स है यहाँ पर, थोड़ी सी चीज़ें हैं, नीट वालों के लिए थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है, लेकिन मेडिकल वालों के लिए, नीट वालों के लिए थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है, जेई वालों के लिए नॉर्मल सी बातें हैं। थोड़ा सा समझिएगा, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। और तो इस तरीके से अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, इफ़ आई एम टेकिंग n इज इक्वल टू 3, सॉरी k इज इक्वल टू 3, तो n की पॉसिबिलिटी क्या है? n की पॉसिबिलिटी 1 है, 2 है और 3 है। तो एक नंबर की जो होगी वो इलिप्टिकल होगा, 2 नंबर का भी इलिप्टिकल होगा, 3 नंबर वाला सर्कुलर होगा, क्योंकि इफ आई एम टेकिंग k इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 3, तो इक्वल हो गया ना दोनों। तो एक नंबर वाला जो होगा n की वैल्यू 1 2 3 होगी, और वो एक नंबर यानी कि 2 इलिप्टिकल होंगी, एक सर्कुलर होंगी, 2 इलिप्टिकल होंगी, एक सर्कुलर होंगी। इफ आई एम टेकिंग k इज इक्वल टू 4 मीन्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये तीनों इलिप्टिकल होंगी और ये सर्कुलर होगी n इज इक्वल टू 4 वाली, क्योंकि जहां पर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बराबर हो जाएगी वहीं पे सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना बेटा। ओके चलिए, ये था आपका सोमरफील्ड, और इन्होंने ये बताया कि कैसे सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, शेल के अंदर सब शेल होती है, ये कॉन्सेप्ट दिया। अब हम आ जाते हैं, अभी तक जो हमने जितना भी वर्क किया है उस वर्क पे थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे कैसे इस पर बनते हैं। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो दे आर ऑल बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशंस एंड कमिंग फ्रॉम जेई और नीट in different years. I am not mentioning these all things, you can check from your previous year question papers, understand? So first of all, the first question is very simple. According to Bohr theory, the angular momentum of an electron in fifth orbit, angular momentum of an electron in fifth orbit, MBR is equal to होता है NH upon 2 pi, fifth orbit means 5 H upon 2 pi, 5h upon 2 pi means तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2.5 h upon pi। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, देख लीजिए, बहुत ही आसान, वेरी इजी, वेरी इजी स्टूडेंट्स। गाइज टेल मी वन थिंग, इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी? एंड दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम AIEEE 2010। The ionization enthalpy of hydrogen atom is, ionization enthalpy of hydrogen atom is 1.12 into 10 to the power 6 joule per mole. The energy required to excite the electron in the atom, the energy required to excite the electron in the atom from n is equal to 1. The energy required to excite the electron means it is talking about delta E. Delta E, tell me one thing, delta E is basically, we know that very well, this is 13.6 electron volt per atom, and this is for 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, you know very well, and this is z square, because we are talking about the hydrogen atom. So this z is equal to 1, this z is equal to 1, no meaning of this. Excited from 1 to 2, यानी कि ये 1 है और ये 2 है, ये कॉमन एक वैल्यू होती है। एक्चुअली अगर आप देखो तो हाइड्रोजन एटम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी तो यही होगी। यू कैन पुट इन प्लेस ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया गया, वो दिया गया है, बट दैट इज बेसिकली पर मोल। So you can easily calculate per atom 1.312 into 10 to the power 6 divided by 6.02 into 10 to the power 23, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, जूल पर एटम आ जाएगा। तो आप ऐसा करिए, यहां पर ये भी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के मीनिंग क्या थे? What do you mean by the ionization enthalpy? This was basically ionization enthalpy.
ये एनाइजेशन एंथैल्पी तो है हाइड्रोजन की, तो फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा ई इज इक्वल टू एनाइजेशन एंथैल्पी एंड दिस इज जेड स्क्वायर इज बेसिकली यू नो दैट 1 माइनस 1 2 स्क्वायर, और एनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ से हमने निकाल लिया ये। सो आप ये वाली वैल्यू जो दी गई है वही तो रखेंगे, ये तो मैंने एक जनरल बात बताई, दिस इज बेसिकली फॉर्मूला, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, दिस इज बेसिकली एनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम उसकी ग्राउंड स्टेट से रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। रिमूव का मतलब n to infinite हो गया, और दिस इज 1, so obviously this becomes आयोनाइजेशन एंथैल्पी। So you know that this is basically आयोनाइजेशन एंथैल्पी, but here in the question the आयोनाइजेशन एंथैल्पी is given in this data, and think about this is given in per mole, and you are and the question in which the energy required to extract the electron in the atom की बात की जा रही है। So first of all आयोनाइजेशन एंथैल्पी को per atom निकाल लो। To calculate per atom you have to just divide by 1 mole of number, means Avogadro number, right? So the value which is obtaining from here you can put here, you can obtain easily delta E, the energy required, this is basically energy required. The ionization energy of helium plus is joule per atom. The energy of the first stationary state of lithium is basically okay. लिथियम की एनर्जी फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो यू नो दैट वेरी वेल कि जो ई एन होता है वो क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दिस वैल्यू इज बेसिकली आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन ये दी गई है। अब जरा समझिएगा कि ये आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन की दी गई है। अब यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम की दी गई है, तो हीलियम का मतलब ये हुआ कि अगर हीलियम की दी गई है तो Z का भी वो दिया जाएगा और वो भी वो दिया जाएगा। ठीक भाई, तो हीलियम की निकाल लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम की क्या होगी एनर्जी निकालने के लिए, तो उसकी जगह पे आयोनाइजेशन एनर्जी ये रख दीजिए आप, 19.6 इंटू 10⁻−18 ये आ गया। एंड दिस इज बेसिकली Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो Z आपका हीलियम का हो जाएगा, बोलिए Z हीलियम का क्या हो जाएगा, Z हीलियम का 2He4 मीन्स 2 स्क्वायर हो गया Z, और n आपका वैल्यू 1 हो गया। ठीक, नाउ द फर्स्ट एनर्जी स्टेट, द एनर्जी स्टेट ऑफ द लिथियम इज, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लिथियम के लिए निकालना चाहते हो फर्स्ट एनर्जी स्टेट के लिए, तो फर्स्ट एनर्जी स्टेट आपको अगर लिथियम की निकालनी है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट, यहाँ पे आप इन दोनों की वैल्यू रख के और लिथियम की वैल्यू को लिथियम की वैल्यू को 3 रख दीजिएगा, और वो 4 आएगा वो 3 आएगा, आप देखिए 4/9 इंटू दिस, एंड वो स्टेशनरी, यही तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की भी हो गई ना यहाँ पर, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की हो गई। उसी तरीके से आप इसकी वैल्यू को रखकर फिर आप रेशियो निकाल लीजिए, तो मीन्स इसका मतलब हो जाएगा 4/9 इंटू दिस वैल्यू। ओके बेटा, बहुत इजी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस, E is equal to -2.17 10⁻−18 Z square upon n square, wavelength of light required to excite electron in hydrogen atom from level n is equal to 1 wavelength of light. Very easy. If you want to say delta E, देखिए यहाँ से आप ये फॉर्मूला बना देंगे 2.178 इंटू 10⁻−18। अब ये सिर्फ E दिया गया है, अगर तुम डेल्टा E निकालना चाहते हो तो ये वही तो तरीका बन जाएगा, 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, यही तो तरीका बन जाएगा। एंड वेवलेंथ टू डिसोशिएट दिस बिकम्स hc/λ, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.1 है। और बात किसकी हो रही है, बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की। 2.178 इंटू 10⁻−18 ये हो गया हाइड्रोजन एटम, और ये आपका हो गया 1 to 2 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर। अभी H की वैल्यू रख दीजिएगा, C की वैल्यू रख दीजिएगा, बाकी वैल्यू रख दीजिएगा, लैम्डा निकाल लीजिए।
लैम्डा आप बहुत ही आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे, सारे के सारे कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान है। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में, इनको बहुत अच्छा माना जा रहा था। आप देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन हैं। M and E are the mass and charge of the revolving electron in the orbit of radius r for hydrogen atom. The total energy of the revolving electron will be, total energy of the revolving electron, total energy क्या होती है बेटिकल? पोटेंशियल एनर्जी का हाफ ही तो टोटल एनर्जी होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ई स्क्वायर अपॉन आर पोटेंशियल एनर्जी होगी। भाई आप जानते हो अच्छे से, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर, अगर हम बिल्कुल बेसिक की बात करें। और अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो दिस टोटल एनर्जी इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का हाफ टोटल एनर्जी कहलाती है। इट मीन दिस इज हाफ माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये कौन सा मैच कर रहा है? ये वाला। तो देखिए ये वो कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया जहाँ पे हमने ये बात कही थी, और मैंने ये बात कही थी कि ई जो है वो काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होती है, उसके बराबर होती है लेकिन उसका नेगेटिव होती है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो टोटल एनर्जी में नेगेटिव और लगा दो, वो पॉजिटिव हो जाएगी। और क्वेश्चन कैसे बन सकता था? और क्वेश्चन ऐसे बन सकता था, देखिए आप सब जानते हो अच्छे से, अगर जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई है और हम ई बराबर कहते हैं माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो अगर ये माइनस हट जाए, ये प्लस आ जाए, तो यही फॉर्मूला किसके लिए बन गया? ये फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है कि किसका फॉर्मूला है? टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी हो गया। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली 2 माइनस 2, मतलब फिर माइनस नहीं होता, वो 2 ही होता है। 2 मीन्स 2 इंटू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो 27.2 माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो यू कैन से दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और आप इजीली पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। कोई कहे इस ट्रांजिशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उस ट्रांजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको मैंने एक और फॉर्मूले दे दिया कि क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। थिंक अबाउट इट। बेस्ड ऑन द इक्वेशन 2.0 into 10 to the power minus 19 minus 1 upon square, the wavelength of the light that must be absorbed to excite hydrogen atom from n is equal to 1 to, ये तो बिल्कुल सेम ही है, डेल्टा ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। बेस्ड ऑन इक्वेशन, ये इक्वेशन ही पूरी नहीं लिखी इन्होंने, तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर होगा। अब इसको करिए आप, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, दोबारा से बिल्कुल सेम रिपीट कर गया, पैटर्न वही है। Which of the following is the energy of the possible excited state of hydrogen? Possible excited state of hydrogen, देखिए excited state की, possible excited state of hydrogen की, obviously भाई आप अगर पहले की बात करें n इज इक्वल टू 1 की, तो आपको याद होगा कि ग्राउंड स्टेट की वैल्यू होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप n इज इक्वल टू 2 की बात करें तो आपको याद होगा दिस एनर्जी विल बी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको याद करने की भी ज़रूरत है क्या? हम सब जानते हैं कि ई एन इज इक्वल टू होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 4, बस। तो इसकी कोई ऐसी बात ही नहीं है, एन इज इक्वल टू 2 पे ये आ गया। इन बोर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन from the red end correspond to which one of the following inter-orbit jumps of the electron for Bohr orbits in an atom of hydrogen? पहली बात तो अगर रेड लाइन से थर्ड लाइन की बात कर रहे हैं तो ज़रा समझिएगा, तो इसका मतलब रेड और येलो या किसी भी एंड की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो ये विजिबल रीजन है, और विजिबल रीजन है तो ये बामर सीरीज़ है, और बामर सीरीज़ है
तो पहली लाइन किससे आती है? पहली लाइन 3 से 2 में आती है, दूसरी लाइन किससे आती है? 4 से 2 में आती है, तीसरी लाइन किससे आएगी? 5 से 2 में आएगी। ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकेंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन हो रही। तो थर्ड लाइन कहाँ से कहाँ आ रही है? 5 to 2। ये 5 है ऊपर और ये नीचे 2 है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो 5 to 2। रेडवर्क पे एक और अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम का ना हो। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट, इन्फिनिटी टू स्टेशनरी, द वेवलेंथ, रेडबर्ग फॉर्मूला इज दिस। देखो 1/λ इज इक्वल टू RZ²। तो बहुत ही आसान है यार, 1/912। हाइड्रोजन एटम की बात की जाए तो वेवलेंथ की बात की जा रही है, हाँ, तो ये R हो गया बेटा, और ये इन्फिनिटी से 1 में जा रहा है, तो ये लैम्डा की वैल्यू 1/R हो गई। 1/R की वैल्यू तो मैंने आपको निकालना ही सिखाई थी, 9 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम बताया था। 9/112 एंगस्ट्रॉम का मीन्स क्या हुआ? 9/112 एंगस्ट्रॉम का मीन्स हो 10⁻⁻10 मीटर, मीन्स 9.12 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। नहीं, 9.18 मीन 9.18 इंटू 10⁻⁸, तो ये मीटर ही रहा ना, हाँ मीटर ही रहा। अब 9.12 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, तो 9.1 इंटू 10⁻⁸ मीटर रहा बेटा ये। दिस इज बेसिकली मीटर। देखो 912 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो 2 पॉइंट इधर ले आए तो 10⁻⁸ मीटर ही रहा ना ये तो बदला नहीं ना। अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, अगर मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम सब जानते हैं ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। दिस इज नॉट मिलीमीटर, दिस इज मीटर। ओके, how far from the nucleus the electron in an hydrogen atom if it has an energy of -0.850? बहुत ही ईजी, देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है? -13.6। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है ना, हाँ, तो n², और E कितने पे आ रहा है? ये आ रहा है आपका 0.850। n² की वैल्यू कितनी होगी? 13.6, 0.85, ये आपका 16 के करीब आएगा। n की वैल्यू कितनी आई? 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4, यानी 4th ऑर्बिट की बात हो रही है। देखिए 16 ही आएगा लगभग, आई थिंक ये आपका हो गया, और 85 + 1, हाँ 16 आएगा तक, और n इज इक्वल टू 4 हो गया। हाउ फार का मीन क्या था? हाउ फार का मीन था कि वो रेडियस कैलकुलेट कर रहा है, वो रेडियस निकालना चाहता है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी होती है भाई? एंगस्ट्रॉम में दी गई है ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम, Z² अपॉन n², नहीं n² अपॉन z, ये होती है n² अपॉन z। तो आपका ये हो गया 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 4 की स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, 16, तो 0.529 इंटू 16, ये हो गया आपका, देखिए कितना आया, ओके, इट विल बी द रेडियस 80, 144
and this is basically 8.84548464 और ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट में आएगा बेटा, ठीक। चलिए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। अरे यार, तो बहुत ही इजी है, बताओ एनर्जी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम दिस टू दिस। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन। अरे यहां से तुमने लैम्डा निकाल लिया, यहां से तुमने लैम्डा निकाल लिया, तो Hc अपॉन लैम्डा। पहले आप क्या करोगे, यहां से इस ट्रांजिशन के लिए लैम्डा निकाल लोगे, और आप जानते हो कि लैम्डा इसके लिए होता है 912 एंगस्ट्रॉम, और उसके बाद आप एनर्जी को निकाल लोगे Hc अपॉन लैम्डा। भाई ये तो आप जान ही चुके ना कि इन्फिनिटी से अगर 1 में आएगा तो n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1 अपॉन आर लैम्डा। और 1 अपॉन आर की तो मैंने कैलकुलेशन आपको पहले ही बता दी थी कि ये हर जगह काम आने वाली चीज़ है। आप देखिएगा ध्यान से मेरे लेक्चर में, तो आपने देखा होगा कि हर जगह ये काम आने वाला है। तो h और c की वैल्यू दी गई है, अच्छा r की वैल्यू दी गई थी, हमने तो पहले ही निकाल लिया था, ये उसका यूज ही नहीं है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ आयन इन द थर्ड एनर्जी लेवल टू दैट हीलियम ऑफ सेकेंड एनर्जी लेवल। अरे r इज इक्वल टू क्या है, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड है, तो क्या होगा r1 अपॉन r2 विल बी इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 का स्क्वायर इंटू z2 अपॉन z1। बस इसमें 1 क्या है, 1 इसमें बेरिलियम है, 1 का मतलब बेरिलियम है, और 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब हीलियम है। तो आप दोनों वैल्यू रख दो, उसके नंबर्स रख दो, आपके पास खुद आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी। हर क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल भी टफ नहीं होता है बेटा, लेकिन सब क्वेश्चन देखिए अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे एग्जाम में आए हैं, और इस तरह के एग्जाम में अक्सर रिपीट करते हैं। जेई में आया है तो नीट में आएगा, नीट में आया तो जेई में आएगा। Consider the transition from energy level n is equal to 6 to n is equal to 4 for helium plus the wavelength of the same as the transition is considered to reduce mass effect rate। सिंपल है, उससे जितना लैम्डा है दूसरे वाले से ट्रांजिशन में कितने से कितना लैम्डा आ रहा है, ये वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। आई थिंक मुझे लगता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अपने आप करके देखिएगा। Which of the following electronic transition in hydrogen atom will produce photon with maximum wavelength? मैक्सिमम वेवलेंथ किस में मिलती है भाई, एनर्जी है, ट्रांजिशन है, अगर आप मैक्सिमम वेवलेंथ चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए आपको। ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। अब यू नो दैट वेरी वेल कि जो शुरुआती ट्रांजिशन होते हैं वो बेसिकली उनमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, लेकिन जितने दूर जाके ट्रांजिशन होते हैं उनका एनर्जी डिफरेंस कम होता है। मैंने आपको शायद बताया था, आपको ध्यान होगा कि जो पहला एनर्जी लेवल है और दूसरे एनर्जी लेवल में बड़ा डिफरेंस होता है, उसके बाद एनर्जी डिफरेंस दूसरे में और घटता गया और घटता गया, एनर्जी डिफरेंसेस घटते चले जाते हैं। तो इफ़ यू वांट कि सबसे कम एनर्जी डिफरेंस किसी में आए तो कौन होगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा एन की वैल्यू होगी वो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस आएगा, जिसका सबसे कम एनर्जी डिफरेंस आएगा उसका लैम्डा सबसे मैक्स होगा। निकालने की ज़रूरत क्या है, हमारे पास जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन है, उस पर दिमाग लगाइए ना। अगर आप ऐसे उलझोगे तो उलझते रह जाओगे, निकालना है तो निकालते रह जाओगे। ऐसे तो दिखेगा निकालने में आपको 3-4 मिनट लगेंगे, और नहीं निकालने में जस्ट हाफ मिनट लगा आपको। 6 to 5 जितना ऊपर जाके होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस कम होगा। आपने देखा ये 3 देखिए, 3, ये 4, ये 5, और ये अगर 6 होता तो और कम हो जाता। तो शुरुआत में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा था, उसके बाद देखिए और कम हो गया, उसके बाद देखिए और कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा थे जो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए थे, ख़ास तौर से जेई और नीट के एग्ज़ाम्स में। आपके लिए ये कंप्लीट बोर मॉडल का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, जितनी भी चीज़ें इसमें पॉसिबल थी सब हो गई। अब हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेसिकली 2 चीज़ों पे बेस्ड है, एक हाइजेनबर्ग और एक श्रोडिंगर।
इन दो चीज़ों ने मिलकर, यानी दो लोगों ने मिलकर इस पूरे मॉडल को डेवलप किया और यही आज का मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है। इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद।